कभी सोचा है कि आखिर इस दुनिया में हर जीव प्रजनन क्यों करता है? चलिए, इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जीवित प्राणी प्रजनन करते ही क्यों हैं? मतलब ये कोई आसान काम तो है नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी जीव की ज़बरदस्त एनर्जी और रिसोर्सेज लगते हैं। अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सांस लेने या खाने की तरह किसी जीव को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी भी नहीं है। तो फिर जिंदगी इस पर इतनी एनर्जी बर्बाद करती ही क्यों है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मौर्य और चलिए आज मिलकर इस बड़ी दिलचस्प बायोलॉजिकल पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है जिंदगी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक, और इसे समझना मतलब जिंदगी के सबसे गहरे राज को समझना। सबसे पहले एकदम बेसिक्स पर आते हैं। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नए जीव यानी संतान अपने माता पिता से पैदा होते हैं। सीधी सी बात है, धरती पर हर जीव की ये एक फंडामेंटल क्वालिटी है। और यहीं पर इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा क्लू छिपा है। देखिए, रिप्रोडक्शन किसी एक अकेले जीव के बारे में है ही नहीं, ये है पूरी आबादी, पूरी स्पीशीज के बारे में। सिर्फ रिप्रोडक्शन के जरिए ही कोई स्पीशीज जिंदा रहती है, भले ही उसके सदस्य आते जाते रहें। अब जिंदगी को आगे बढ़ाने की इस चुनौती से निपटने के लिए नेचर ने दो मेन स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। एक है एकदम सेफ और तेज, क्लोन बनाने जैसा, और दूसरा वो एक लॉटरी की तरह है, थोड़ा रिस्की पर जैकपॉट लगने का चांस भी ज्यादा है। तो ये हैं वो दो रणनीतियां आमने सामने। एक तरफ है अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल, एक पेरेंट और जो संतान होती है वो जेनेटिकली हूबहू कॉपी होती है, एक क्लोन, और ये होता भी बहुत तेज है। वहीं दूसरी तरफ है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट्स लगते हैं और संतान जेनेटिकली बिल्कुल नई, एकदम अलग होती है। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा धीमा जरूर है। इन तस्वीरों से ये फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ ये समुद्री एनीमोन है जो बस दो हिस्सों में टूटकर अपनी कॉपी बना रहा है, सिंपल सीधा, और दूसरी तरफ ये कैरिबू और उसका बच्चा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेहनत और उसकी खूबसूरती का नतीजा है। तो यहीं से एक और गहरा सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर क्लोन बनाना इतना आसान और तेज है तो नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतना मुश्किल, धीमा और इतनी एनर्जी खाने वाला रास्ता आखिर बनाया ही क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, विविधता यानी वैरायटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वैरायटी पैदा होती है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे इस वैरायटी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर सामने आता है हैंडीकैप्ड प्रिंसिपल। ये बड़ा मजेदार आइडिया है। ये कहता है कि कुछ गुण सिर्फ इसलिए पनपते हैं क्योंकि वो महंगे और रिस्की होते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है। वो कार सिर्फ दिखावा नहीं है, वो ये भी कह रही है कि देखो मैं इतना कामयाब हूं कि इस महंगी इम्प्रैक्टिकल चीज पर पैसे उड़ा सकता हूं। नेचर में यही दिखावा फिटनेस का सिग्नल है। मोर की पूंछ, इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ये इतनी लंबी भारी पूंछ शिकारियों से भागना मुश्किल बना देती है। तो फिर मोरनी को ये क्यों पसंद है? क्योंकि ये एक सच्चा सिग्नल है। सिर्फ सबसे हेल्दी और ताकतवर मोर ही इतनी बड़ी पूंछ उगाकर जिंदा रह सकता है। लेकिन बात सिर्फ दिखावे से कहीं आगे की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जेनेटिक वैरायटी बनती है ना, वो असल में पूरी स्पीशीज के लिए एक बीमा पॉलिसी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है। चलिए इसे एक कहानी की तरह देखते हैं। सोचिए, एक बढ़िया स्थिर माहौल है। अब अचानक कुछ बड़ा बदलाव होता है। मान लीजिए तापमान बढ़ जाता है। अब जो क्लोन वाली आबादी है जिसमें सब एक जैसे हैं, वो पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। लेकिन वो आबादी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है, जिसमें हर कोई थोड़ा बहुत अलग है, उसमें यह चांस ज्यादा है कि कुछ जीव ऐसे होंगे जो इस नए माहौल में भी जिंदा रह जाएंगे। और यही है इस पूरी पहेली का हल। जेनेटिक वैरायटी ही वो कच्चा माल है, वो रॉ मटेरियल है जिस पर इवोल्यूशन काम करता है। इसके बिना कोई भी स्पीशीज बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल नहीं सकती। तो सेक्स अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद नेचर का यही जरूरी वैरायटी पैदा करने का तरीका है। रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा जरूरी है कि कुछ स्पीशीज में तो जीव अपनी अगली पीढ़ी तो दुनिया में लाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान यानी अपनी जान तक दे देते हैं। इस एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी को सेमेल पैरिटी कहते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई जीव अपनी सारी की सारी एनर्जी जिंदगी में बस एक बार रिप्रोडक्शन करने में लगा देता है और उसके बाद मर जाता है। शायद इसका सबसे इमोशनल एग्जाम्पल है
ये जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। माँ ऑक्टोपस महीनों तक अपने हजारों अंडों की देखभाल करती है, उन्हें साफ करती है, ऑक्सीजन देती है, और इस पूरे दौरान वो कुछ नहीं खाती। और जब बच्चे अंडों से बाहर आते हैं तब तक उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और वो मर जाती है, अपनी जिंदगी अगली पीढ़ी के नाम कर देती है। और ऐसा सिर्फ ऑक्टोपस ही नहीं करते। लिबोट का गिरगिट अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ महीनों में जी लेता है, बस इसलिए ताकि वो अगली पीढ़ी के लिए अंडे दे सके। या फिर एफिड्स, और देखिए ये तो और भी स्मार्ट हैं। जब हालात अच्छे होते हैं तो फटाफट क्लोनिंग करते हैं, और जैसे ही मुश्किल वक्त आता है तो जेनेटिक लॉटरी खेलने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर स्विच कर जाते हैं। तो आखिर में हम इस एक सच पर पहुंचते हैं, एक इंडिविजुअल जीव तो बस कुछ समय के लिए है। असली मकसद है स्पीशीज के जेनेटिक विरासत को आगे बढ़ाना। रिप्रोडक्शन ही वो तरीका है जिससे जिंदगी एक मायने में अमर हो जाती है। रिप्रोडक्शन में अब तक हर स्पीशीज को बचाया है, लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, ये सोचना ज़रूरी है कि आज से 10 लाख साल बाद जिंदगी को आगे बढ़ाने का तरीका कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें नेचर के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में सोचने के लिए छोड़ जाता है।